वीडियो में दो टॉपिक्स को लेके बात करेंगे। पहली होगी जो हमारी केरला स्टोरी 2 मूवी आई है, और दूसरा इजराइल एंड ईरान वॉर। पहले वॉर की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि इंडिया में इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। दूसरा ट्रेड वॉर में जो भी सीन आएंगे, या फिर वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिक्स में अब क्या इफेक्ट कर रहा है। क्या यूएसए और इजराइल दोनों मिल करके पूरे वर्ल्ड में अपना एक दबदबा बनाना चाहते हैं। हाँ, वो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। पर मैंने इन सबके बीच में एक चीज और देखी कि कुछ लोग हैं जो इस सब चीजों से बहुत खुश है, वो इंडिया के ही है। तो इंडिया वालों के लिए न्यूज ये है कि भाई फॉर्चुनेटली हमारे पास एक टाइम पे एक हिंदू एक मुसलमान की ऐसी जोड़ी थी जिसने हमें न्यूक्लियर वेपन दिया। उसी के दम पे आज यूएसए हमसे डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता, इसीलिए वो हमारे साथ थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिक्स ही खेल रहा है। लेकिन जिन देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, उस देश के खिलाफ में इनका ब्लाइंडली जो अटैक करने का सिस्टम है, ये डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भी जाके मार रहे हैं, किसी पे भी अटैक कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कल को चाइना भी वियतनाम पे जाकर के अटैक कर दे, क्योंकि वो तो बोल देगा कि हाँ यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी चीजें हुई थी, तब तुम लोग कहाँ थे, तो मैंने कहा तो क्या दिक्कत है। अगर ये होता है तो वियतनाम से हमारा ट्रेड जो इतना सस्ते में चीजें मिल जाती है, उसमें सबसे बड़ा एक फ्लो आ जाएगा, जिसके कारण चाइना के हाथों में जो भी उसका कंपटीशन है ना चाइना के लिए, वो वियतनाम ही है, क्योंकि वही प्रोडक्ट वियतनाम में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब अगर वियतनाम नहीं रहता है तो चाइना एक तरफ से पूरा रूल कर लेगा इस पूरे के पूरे वर्ल्ड सिस्टम में, ट्रेड सिस्टम में, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए यूएसए जो ये चीजें कर रहा है इजराइल के साथ मिल करके, वो सही नहीं है, वो एक्चुअली में गलत है। सो दैट्स माय ओपिनियन ऑन द टॉपिक ऑफ ईरान एंड इजराइल और यूएसए, कि इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन फ्यूचर में भी। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द केरला स्टोरी 2। तो सबसे पहले हम मूवी की बात कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर आगे चीजों पे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज इस मूवी में पहले बता दिया गया है कि ये एक इंस्पायर्ड मूवी है। दैट मीन्स कि इसके अंदर जितनी भी चीजें दिखाई गई है वो काफी हद तक किसी पर्टिकुलर चीज से इंस्पायर्ड है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगाया जा सकता है, जो कि किसी भी मूवी में लगाता है, क्योंकि ये मूवी कोई बायोग्राफी नहीं है, ये मूवी पहले डिमांड करती है। सेकंड थिंग, मुझे पर्सनली ये मूवी केरला स्टोरी पार्ट 1 से अच्छी लगी। रीजन ये था क्योंकि इसके अंदर में डेटा के साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं किया था। लास्ट टाइम डेटा के साथ बहुत मैनिपुलेशन किया गया था, और वही उस मूवी के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बनी। दूसरी चीज, इस मूवी के अंदर में कोई भी ऐसे फोर्सफुली डायलॉग्स नहीं रखे गए हैं जो कि हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करेंगे। इस मूवी में पर्टिकुलरली पॉइंट्स पे दिखाया गया है कि क्या चीजें ग्राउंड रियलिटी पे होती है। एक दो डायलॉग्स हो सकते हैं जो कुछ लोगों को हार्मफुल लगे, लाइक बीफ वाला हो गया, या फिर ब्राह्मण की बेटियों पे ज्यादा पैसा लगता, ऐसा कुछ डायलॉग्स है। बाकी इस मूवी में फैक्चुअल लगे। तीसरा पॉइंट की बात करूंगा कि इस मूवी की एंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है। हाँ, थोड़ा सा और क्रूशियल रखना चाहिए था, क्योंकि पनिशमेंट थोड़ी और हार्श दिखानी चाहिए थी इनके अगेंस्ट में। द नेक्स्ट थिंग कि अगर किसी को भी लगता है कि ये मूवी हमारे अगेंस्ट बनाई गई है, मोस्टली मुस्लिम्स को लग सकता है, तो मैं उनके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, तुम्हें ये मूवी तभी हार्म लगेगी अगर तुम्हारी भी मेंटेलिटी है गजवाए हिंद टाइप के लोगों के। तो क्योंकि देखो, एक चीज समझ लो कि ये जो चीज आईसिस का जो भी चल रहा है सिचुएशन, जो कन्वर्जन का चल रहा है, ये सिर्फ इंडिया के अंदर में नहीं चल रहा है, ठीक है। ये यूरोप के कई मुस्लिम कंट्रीज है जिनके अंदर में ये सेम चीज चल रही है, और उन लोगों ने भी मूवीज बनाई है इसके अगेंस्ट में, तो वो लोग भी तो मुस्लिम्स है। तो तुम्हारे अगर लग रहा है तुम्हें कि ये पर्टिकुलरली तुम्हें टारगेट कर रहा है, तो भाई संभल जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हारी सोच वैसी है तो भाई ये तुम्हारे लिए है। अगर तुम सोचते हो कि इंडिया में कन्वर्जन करना कोई क्राइम है, तो तुम गलत हो, क्योंकि इंडिया में अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी कन्वर्जन इज नॉट क्राइम। तुम कन्वर्ट हो सकते हो अपनी मर्जी से, अगर तुम 18 से ऊपर हो, और अगर तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कन्वर्ट होना है तो तुम हो सकते हो। इसीलिए बागेश्वर धाम ने भी ये एक बड़े मंच पे सबके सामने कन्वर्जन का शो करके दिखाया था। बट द फैक्ट इज कि उन्होंने सबके सामने करके दिखाया था, और इस मूवी में जो चीजें दिखाई गई है वो सबके सामने नहीं होगा, वो फोर्सफुली या फिर मेंटेलिटी से खेल करके जो कन्वर्जन का गेम चल रहा है, ये मूवी उसके अगेंस्ट में है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आई एम नॉट फ्रॉम लेफ्ट विंग, आई एम नॉट फ्रॉम राइट विंग, आई हैव माई ओन विंग। इसीलिए इस वीडियो में कोई मुझे कमेंट में यह मत बोलना, फिर बोलोगे भी तो खैर मुझे फर्क पड़ेगा नहीं कि मैं कोई कांग्रेसी सपोर्टर हूँ या फिर बीजेपी सपोर्टर हूँ, क्योंकि हो सकता है आने वाली वीडियो आज इनके अगेंस्ट में है, कल किसी और के अगेंस्ट में होगी, परसों किसी और के अगेंस्ट में होगी, और हर कोई किसी ना किसी से रिलेट करके बैठा है, हर कोई किसी को मानता है, पूछता है। तो मैं पहले इस चीज को कन्फ्रंट कर देता हूं। नाउ वी आर गोइंग टू बी टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स सिस्टम व्हिच वाज प्लेड इन द केरला स्टेट एंड व्हाई एवरीबॉडी वाज टेक एक्शन इन नेम ऑफ केरला।
तो पहली चीज जो केरला स्टोरी 2 की मूवी मुझे अच्छी लगी थी कि इस मूवी में सिर्फ केरला पे नहीं रखा, इस मूवी में जोधपुर, राजस्थान, केरला ही रखा था। इस मूवी में जिस तरीके से कन्वर्जन को दिखाया गया वो एक एक्चुअल इतना रियलिस्टिक मुद्दा है जो कि हमारे देश में हो रहा है, बट उसको पॉलिटिक्स कैसे रूल कर देती है इस केरला में, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। देखो, केरला में स्टार्टिंग से ही मेजर डाइवर्सिटी वाली पॉपुलेशन रही है, मतलब 55% नियर हिंदू, 27% मुस्लिम्स एंड अराउंड 18-19% क्रिश्चियंस रहे हैं। वी ऑल नो अबाउट केरला स्टार्टिंग से ही लिटरेसी के रेट में हमेशा टॉप पे रही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कोई पढ़ा लिखा है और स्टार्टिंग से ही यहाँ पे साथ ही में कांग्रेस का भी रूल रहा है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि यहाँ के लोग धर्म के नाम पे या फिर रिलीजन के नाम पे जल्दी नहीं भिड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो कि डायरेक्टली धर्म से रिलेट भी नहीं करता लेकिन करता भी है साथ में, जिससे सेंटीमेंट, इमोशंस भी बहुत अच्छे से प्ले हो सकता है। और वो मुद्दा यही था, कन्वर्जन। इन लोगों ने कन्वर्जन जैसे इतने खतरनाक मुद्दे को एक खाने की तरह थाली में परोस करके लोगों के सामने फेंक दिया और इसके दम पर वोटिंग सिस्टम का गेम चालू कर दिया। केरला में स्टार्टिंग से ही कांग्रेस पार्टी का रूल रहा है। 2019 के इलेक्शन में भी केरला में 20 में से 19 सीटें कांग्रेस ले गई थी। इसलिए बीजेपी को यहाँ पे अपना जो वर्चस्व फैलाना था वो काफी जरूरी था और वो काफी मुश्किल भी था। इसीलिए इस मुद्दे को यहाँ पे उठा करके पॉलिटिक्स खेली जाती है। इसीलिए आप नोटिस भी करोगे कि जो केरला स्टोरी 1 मूवी आई थी उस टाइम पे भी केरला में इलेक्शंस होने वाले थे, और जो अभी केरला स्टोरी 2 मूवी भी आई है इस टाइम पे भी केरला में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस आने वाले हैं। अब इन सब की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को तो अपना वोट मिल जाता है, लेकिन इससे वहां के जो सिविलियंस हैं उन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। वो डिस्क्रिमिनेशन की भावना से एक दूसरे को देखने लगते हैं, उनके आपस में ही एक सिविल वॉर टाइप की चीजें शुरू होती है। और इस चीज का जिसको सबसे ज्यादा फायदा होता है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो आईसिस और पीएफआई के संगठन वाले लोग हो गए। और ये चीज उन लोगों ने खुद कन्फ्रंट करी है। वो खुद बोलते हैं कि जिस स्टेट में आपसी में मतभेद होता है लोगों में, उस स्टेट में इन सब चीजों को फैलाना बहुत ईजी है। केरला की इकोनॉमी सबसे ज्यादा टॉप पे रहती है। उसका रीजन ये है क्योंकि वहां के हर 3 में से एक घर का जो इंसान होगा वो यूरोप में काम कर रहा होगा, और ये चीज स्टार्टिंग से ही रही है। इसीलिए वहां पे यूरोप का इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है। और ये जो आईसीएस, पीएफआई, इनके जो लोग हैं, ये लोग इंडिया के अंदर में थ्रू दिस रूट इनके लिए घुसना इजी हो जाता है। इसीलिए केरला जो है इन सब में मेजर टारगेट बन के निकलता है। इस लाइन से मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वहां के लोग ही ये सब कर रहे हैं, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर लोगों का ट्रैवलिंग रूट वो है, अगर लोगों के कनेक्शंस वहां हैं, तो उनके लिए इजी होगा थ्रू मेकिंग कनेक्शंस विद दिस पीपल्स एंटर करना इंडिया में। मैं इस चीज को बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कन्वर्जन इंडिया में लीगल है बिकॉज यू हैव टू राइट टू सिलेक्ट योर रिलीजन एंड योर एजुकेशन, योर पार्टनर्स। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी कहा था कि रिलीजन जो है वो काफी प्राइवेट मैटर होता है और इसको हमेशा देश के बाद ही रखना चाहिए। इसीलिए जहां पे गवर्नमेंट को आईसीएस रिक्रूटमेंट, कन्वर्जन और फोर्स कन्वर्जन, इन सब टॉपिक्स को लेकर के डिस्कशन करना चाहिए था, वो इन सब मुद्दों का इस्तेमाल से वोटिंग सिस्टम्स के लिए करती है। उसके अलावा इन्हें इन सब चीजों से उतना फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही साथ इस मूवी में कई ऐसे सारे रेफरेंस भी दिए गए हैं जिनको आप खुद भी जाकर चाहो तो चेक कर सकते हो। जस्ट लाइक जुलाई 2025 का ही केस हम उठाकर देख ले, झंगुर बाबा वाला। उसके अलावा 2025 में ऐसे 3 केसेस और आए थे, तो फिर जाए 2024 में ऐसे कई केसेस आए थे। एंड इवेंचुअली मैं तुम्हें एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा कि जिसे तुम एक बार चेक करना जरूर जाकर के, स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल खुरासन फाइल्स, जो कि यूट्यूब पे प्रेजेंट है फ्री में। इस चीज को देखने के बाद तुम्हें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जिस तरीके से इस देश की मिट्टी के लिए हिंदुओं ने अपना खून बहाया था, उसी तरीके से मुस्लिमों ने भी अपना खून बहाया। और आज के टाइम पे भी कुछ सो कॉल्ड हिंदू हैं तो कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम्स भी हैं, और उनके चक्कर में आपस में हम लोग लड़ बैठते हैं। वो जो 15 मिनट वाला सीन आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। सो आई प्लीज रिक्वेस्ट यू कि वैसे भड़काऊ भाषण पे मत जाओ, ठीक है? उनका कुछ नहीं है, वो भी एक भूलना मत कि पॉलिटिक्स में ही जुड़ा हुआ है, वो भी पॉलिटिक्स ही कर रहा है वहां बैठ के, उसको भी वोटिंग ही चाहिए। वो इसीलिए हैदराबाद में ऐसे बयान दे रहा था क्योंकि वहां पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है उस एरिया में, इसीलिए वो ऐसे भाषण देता है, ताकि उन्हें भी पता है कि लोगों को भड़काना धर्म के नाम पे बहुत ही आसान है। बट अगर पढ़ लिख लिए तो ये चीज उनके लिए मुश्किल होगी। इसलिए एजुकेशन आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये मैं नहीं बोल रहा, एपीजे अब्दुल कलाम सर बोलते थे। सो दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।